नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खबर हमने इंडियन एक्सप्रेस में ली है, तो उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था, आई ऑन चाइना पार्टी कांग्रेस। तो आज की परिचर्चा में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैठक आयोजित होने वाली है, इस बैठक के मायने क्या हैं, क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग चीन के संविधान और राजनैतिक प्रणाली के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर देख लेते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी 16 अक्टूबर से अपनी 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित करेगी। 5 साल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन एक सप्ताह तक चलने वाला मामला होता है, जिसमें मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य है नेतृत्व परिवर्तन का समर्थन करना, कि कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा। इस चीज का समर्थन इस बैठक के द्वारा किया जाता है। दूसरा है पार्टी के संविधान में बदलाव को मंजूरी देना और तीसरा है नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करना। पिछले 2 दशकों में विश्व शक्ति के रूप में चाइना का उदय हुआ है। चीन एक सैन्य शक्ति के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसे भारत सहित उसके अधिकांश पड़ोसी एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखते हैं। तो ये जो कांग्रेस बैठक होने वाली है, 20वीं कांग्रेस बैठक, ये संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का समर्थन करेगी। और शी जिनपिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चाइना की विदेश नीति को पहले से कहीं अधिक आक्रामक बनाया हुआ है। शी जिनपिंग अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के माध्यम से बीजिंग की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की भी इच्छा रखते हैं, जो एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना है। और यह योजना वर्तमान में श्रीलंका में आर्थिक मंदी और तरलता के संकट तथा चीन की स्वयं आर्थिक नीतियों की वजह से संकट से जूझ रही है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शी जिनपिंग के बारे में। शी जिनपिंग एक राजनैतिक कट्टरपंथी हैं, जो राज्य, पार्टी, विचारधारा और लोगों पर पूर्ण नियंत्रण में विश्वास करते हैं। यानी जो राज्य है और जो पार्टी है और जो आइडियोलॉजी है, उसको स्वयं अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। 2012 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद शी जिनपिंग ने सीसीपी में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी हुई है और पार्टी में कई अन्य नए निकायों को भी शामिल किया है। मौत से तुंग के बाद से चीन के किसी भी अन्य नेता की तुलना में शी जिनपिंग अधिक शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करते हैं। साथ ही साथ चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी शी जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA को भी नियंत्रित करते हैं। 2016 में उन्होंने खुद को कमांडर इन चीफ का अतिरिक्त खिताब भी अपने आप को दिया था। और पिछले वर्ष 19वीं पार्टी कांग्रेस में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने सेना में अपनी पसंद के जनरलों को लाकर सेना में आमूल चूल परिवर्तन किया हुआ है। शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल की जो नींव है, वैसे तो 2018 में ही रख दी गई थी, जब चीनी राष्ट्रीय विधायिका, अभी हम जानेंगे कि राष्ट्रीय विधायिका वहां की क्या होती है, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, ने राष्ट्रपतियों के लिए 2 टर्म बार को हटाने के लिए मतदान किया था। और ये जो प्रतिबंध लाया गया था 1982 में चाइना के सर्वोपरि नेता डेंग जाओपिंग द्वारा पेश किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा तक के समय के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा तो वो अपनी शक्ति का, अपनी सत्ता का मिसयूज करेगा। जैसे माओ से तुंग, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी समझा देते हैं। माओ से तुंग जो है वो लगभग 33 वर्षों तक चाइना के प्रेसिडेंट रहे थे और उनके काल में कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान कई सारे लोगों की हत्याएं की गई थी। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया था कि एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शी जिनपिंग के नेतृत्व को और 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी जाती है, तो शी जिनपिंग इस विस्तारित कार्यकाल के पूरा होने पर शी जिनपिंग माओ को छोड़कर किसी भी नेता की तुलना में अधिक समय तक चीन पर शासन करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, जो माओ जेदांग थे या माओ सेतुंग, उन्होंने 33 वर्षों तक सत्ता
संभाली हुई थी। अब आइए बात कर लेते हैं चाइना के संविधान के बारे में, ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चीन में मार्क्स और लेनिन विचारधारा पर आधारित शासन प्रणाली है, जिसे जनवादी लोकतंत्र या सर्वहारा की तानाशाही या साम्यवादी शासन कहते हैं। अब इसकी और आगे चर्चा करते हैं। तो चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नियमित अंतराल में पार्टी के भीतर चुनाव कराती है। अभी समझेंगे कि कैसे कैसे चुनाव होता है, ताकि पार्टी के भीतर से सक्षम नेता निकलकर सामने आए। और पार्टी सदस्यों के चुनाव के अलावा चीन में आधिकारिक प्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। अब ये जो एक दलीय शासन है, इस एक दलीय शासन की संरचना क्या है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और आपको बता दें कि जो मॉडर्न चाइना आज हम लोग देखते हैं, इसकी स्थापना माओ जेदांग द्वारा 1949 में ही की गई थी। और चीजें जैसे चांग काई शेक फिर भागकर ताइवान चले गए थे और वहां पे गृह युद्ध वगैरह भी चल रहा था, उसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। तो जो आज का चाइना है उसे हम लोग पीआरसी कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए यहाँ पर आते हैं, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर दल की संरचना में एक हायरार्की बनी हुई है। तो जो सर्वोपरि व्यक्ति होता है उसे महासचिव कहते हैं। तो महासचिव, एक महासचिव होता है इसमें। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य नियंत्रणकर्ता होता है। जो महासचिव अर्थात जनरल सेक्रेटरी होता है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का मुख्य नियंत्रणकर्ता होता है। यानी पार्टी को कंट्रोल कौन करता है? जनरल सेक्रेटरी करता है। उसके बाद फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है, जो दूसरा महत्वपूर्ण बॉडी है, वो है पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी। ये महासचिव के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्थान है, जिसके सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसी 7 सदस्यीय बॉडी से चाइना के सबसे शक्तिशाली लोग संबंधित होते हैं। और जो शी जिनपिंग है वो भी इसी बॉडी के ही सदस्य हैं। अगला पद है पोलित ब्यूरो। इसमें 25 सदस्य होते हैं। पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी अपनी शक्तियां इसी पोलित ब्यूरो से डिराइव करती है, लेती है। और पोलित ब्यूरो चीनी सरकार के निर्णय का समर्थन करती है। इसके बाद फिर नंबर आता है केंद्रीय समिति के सदस्यों का। अब यहाँ पे आंकड़ों पर आप बहुत ध्यान मत दीजिएगा। ये आंकड़े जो हैं अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मुख्य ये जो 3 आंकड़े हैं वो यही है। तो 200 से 300 या 200 इस तरीके के इसमें केंद्रीय समिति के सदस्यों की संख्या बताई जाती है। आंकड़ों पे बहुत ध्यान हमको वैसे भी नहीं देना चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया है। आपको समझने से मतलब है क्या, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो केंद्रीय समिति के सदस्यों, आंकड़ों पर, इसलिए वो भी चाइना के आंकड़े पर तो विश्वास करना समझ लीजिए बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नाम की तो चीज होती ही नहीं है। हाँ, तो इसके बाद नंबर आता है केंद्रीय समिति के सदस्यों का, जिसमें लगभग 200 से लेकर 300 तक सदस्य होते हैं। हर 5 साल में नेशनल कांग्रेस के 2300 प्रतिनिधियों को कम्युनिस्ट पार्टी के देश भर में फैले सदस्य इलेक्ट करते हैं। नेशनल कांग्रेस द्वारा केंद्रीय समिति के सदस्यों को चुना जाता है। केंद्रीय समिति इस तरीके से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है और यह पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी और महासचिव का भी चुनाव करती है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि पार्टी में एक डिसिप्लिन कमीशन भी होता है, जो पार्टी के भीतर उत्पन्न होने वाले मनमुटावों या मतभेदों को रोकने का कार्य करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो शासन प्रणाली है वो केंद्रीयकरण पर आधारित है, क्योंकि कम्युनिस्ट देश है तो शक्ति का केंद्रीयकरण इसमें किया जाता है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, ये हमने आपको बता दिया अभी जस्ट। और इसकी खास बात क्या है, इस दल का महासचिव ही चीनी शासन का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। एक बात हो गई। चीनी संविधान में यह भी उल्लिखित है साथियों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कांग्रेस करती है, जिसकी बैठक होने वाली है। लेकिन राष्ट्रपति वही व्यक्ति होता है जो साम्यवादी दल का महासचिव हो अथवा जिसे महासचिव का निर्देश प्राप्त हो।
बात क्लियर हो पा रही है? न्यायिक पुनरावलोकन जैसा प्रावधान चीन में विद्यमान नहीं है। अलग अलग इसमें अंग हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि न्यायपालिका अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, तो ऐसे यहाँ पर भी है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई सिस्टम वहां पर नहीं है चाइना में। न्यायपालिका कभी भी कार्यपालिका या विधायिका को कभी भी अस्वीकार नहीं करती है। जो कानून बन गया वो बन गया, उसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई कानून बन रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और माननीय उच्चतम न्यायालय जैसा उचित समझेगा उसे स्ट्राइक डाउन करेगा, या जो भी करेगा वो माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। चीनी संविधान में मूल अधिकारों का भारी भरकम दस्तावेज भी है, हैरान करने वाली बात है। लेकिन इसे क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका में नहीं जा सकता है। अगली बात हमने आपको अभी कहा था कि हम लोग इसको जानेंगे, विधायिका या जनवादी कांग्रेस। तो चीन में केवल एक सदनीय व्यवस्था है और कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो लगभग 5000 के आसपास बताए जाते हैं। यहाँ पे भी आंकड़ों में थोड़ा सा डेविएशन आपको देखने को मिल सकता है, 2000 से 3000 आप ये भी मान सकते हैं, जिनकी वर्ष में केवल एक बैठक होती है और इस दौरान सदस्य अपनी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करते हैं और यही चीन की वास्तविक विधायिका के रूप में कार्य करते हैं। बात क्लियर होगी? और जो इसके सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी किसके निर्देश पर किया जाता है? जो साम्यवादी दल अर्थात सीपीसी का महासचिव होता है, उसके ही निर्देश पर इन सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। अगली चीज है, इसके अंग में कार्यपालिका को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो चाइना का शासन है उसे संसदीय अथवा अध्यक्षीय श्रेणी में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और चीन में मंत्रिमंडल को राज्य परिषद कहा जाता है, स्टेट काउंसिल। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग उत्तर नहीं करते हैं, वीडियो पूरा देखा करें और ढंग से समझकर आंसर देने की कोशिश किया करें। चलिए खैर, तो राज्य परिषद जो चाइना का मंत्रिमंडल है उसको कहते हैं, और जिसका अर्थात मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है उसको प्रीमियर कहा जाता है। ये सब आगे फिर से चर्चा में आएगा, तो ध्यान में रखिएगा, इसको प्रीमियर कहा जाता है। राज्य परिषद के सदस्य भी विधायिका जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, परंतु इनका निर्वाचन भी महासचिव के निर्देश पर ही होता है। तो देखने में ये जो है एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था लगती है, लेकिन ये सब काम पूरा रबर स्टैंप जैसा होता है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जो कुल मिलाकर जनरल सेक्रेटरी चाहेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वही होना है, अल्टीमेट ट्रुथ यही है। और इसमें जो है हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ सबके कार्य अलग अलग होते हैं, तो इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बॉडीज हैं वो सब राजनैतिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती हैं। चीन में जो न्यायालय है, सेना के सदस्य हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं, और उनकी जो निष्ठा होती है वो साम्यवादी दल व उसकी विचारधारा के प्रति ही होती है। और शासन के 3 अंग दल के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए इनमें कभी भी संघर्ष या टकराव नहीं होता है। सारे लोग मिलकर चाइना के विकास के लिए एक साथ काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पूरी की पूरी प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पार्टी अध्यक्ष का पद था तो 1976 में माओ की मृत्यु के बाद समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान प्रणाली जिसमें महासचिव अर्थात जनरल सेक्रेटरी सीसीपी में सबसे शक्तिशाली होने के साथ साथ राज्य का भी प्रमुख होता है। ये किसके साथ शुरू हुआ था? जियांग जेमिन के साथ शुरू हुआ था, जो 1989 से 2002 तक पार्टी के महासचिव थे और 1993 में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। अब इस बैठक के मायने क्या है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? तो ये पोलित ब्यूरो में हमको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब पोलित ब्यूरो क्या है, इसलिए मैंने आपको पूरा ढंग से समझा दिया है। यदि शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिलता है तो पोलित ब्यूरो और पोलित ब्यूरो की अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी की संरचना में कई सारे बदलाव होंगे। अब शी जिनपिंग अपने कितने वफादारों को सीसीपी के इन 2 प्रमुख निकायों में शामिल करते हैं, किसमें पोलित ब्यूरो और पोलित ब्यूरो की अस्थायी समिति में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकेगा कि अगले 5 वर्षों में शी जिनपिंग हासिल क्या करना चाहते हैं। ये सारी चर्चाएं हमने कर ली। यहाँ पे एक चीज
आप ध्यान रखिएगा कि जो पोलित ब्यूरो वर्तमान निकाय है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक महिला है और शी जिनपिंग महासचिव हैं। ये भी चर्चा हमने कर रखी है। और मौजूदा पीएससी में ये 7 सदस्य हैं। अब इसी पीएससी में शी जिनपिंग अपने कितने चाटुकारों को रखना चाहते हैं, इसके आधार पर ये कयास लगाया जा रहा है कि ये संख्या बढ़कर 9 हो सकती है, जो कि अभी 7 है वर्तमान में। और नए पीएससी सदस्य 7 अप 8 डाउन के नियमानुसार सेवानिवृत्त होने वालों की जगह लेंगे। ये नियम क्या कहता है? 7 अप और 8 डाउन, इसको भी समझ लेते हैं। बैठक के दौरान अगर किसी नेता की उम्र 67 वर्ष है तो उसे किसी पद पर प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन अगर बैठक के दौरान 68 या उससे अधिक किसी भी नेता की उम्र हो चुकी है तो उसको संभवतः रिटायर कर दिया जाता है। अब ये देखना होगा क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो भी लगभग 69 साल के हो चुके हैं, ठीक है, तो 68 साल के ही हैं शायद। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो अपने पद पर बने रहते हैं या फिर उनको भी रिटायर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके जो प्रीमियर हैं, अब प्रीमियर मैंने अभी आपको पीछे बताया, ली केआई कांग जो 67 वर्ष के हैं और पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ से जुड़े गुट से संबंधित हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वह सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका से हट जाएंगे। पीएससी और पोलित ब्यूरो के आने वाले सदस्यों को अंतिम रूप दिया जाता है और मौजूदा पीएससी और पोलित ब्यूरो द्वारा अग्रिम रूप से उसे अनुमोदित कर दिया जाता है। और कांग्रेस में प्रतिनिधियों को कम्युनिस्ट पार्टी पदानुक्रम के हर स्तर से, जो अभी हायरार्की हमने आपको बताई, हर प्रांत और क्षेत्र, सेना, सरकार और स्थानीय प्रशासन से चुना जाता है। कलाकारों, अभिनेताओं और अन्य व्यवसायों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। पिछले महीने 20वीं कांग्रेस के लिए 2296 प्रतिनिधियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया था। अब ये जो बैठक हो रही है ये चाइना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्रूशल टाइम है। 20वीं कांग्रेस ऐसे समय में हो रही है जब चाइनीज अर्थव्यवस्था राष्ट्रपति शी की शून्य कोविड रणनीति के नतीजों से जूझ रही है। उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी जो लगाई थी उसकी वजह से चाइना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। चीन ने इस साल 5.5% की मामूली वृद्धि का लक्ष्य रखा है, लेकिन विश्व बैंक ने पिछले महीने कहा था कि ये 2.8% ही उसकी वृद्धि दर होगी। वृद्धि दर क्या है ये सब जानने के लिए आप हमारी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पिछले साल अलीबाबा, जिसके फाउंडर कौन है, जैक मा, उन पर भी क्रैकडाउन किया गया था। और टेंसेंट जैसी टेक दिग्गजों पर कार्रवाई ने चीन की वृद्धि दर को कम कर दिया था। लेकिन बड़ा संकट चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह देश की जीडीपी का 30% हिस्सा कवर करती है। संपत्ति बाजार में, एसेट मार्केट में चीनी बैंकों का एक्सपोजर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक वास्तविक खतरा बना हुआ है और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं और यह वैश्विक मंदी को भी ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं और चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन की गई है और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।